तो आकार की टेस्ट सीरीज जैसे आपने ले ली, आप उसको सॉल्व करिए चीज़ों को और रिवीजन फिर करिए। कोई ज़्यादा अब देखिए, जैसे अब एग्जाम, जैसे आप अगर आप दिसंबर जनवरी में तैयारी शुरू करते हैं और आपका एग्जाम अगर मार्च में, तब आपके पास टाइम नहीं कि आप एनसीईआरटी करें, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस अगर आप लोग देखे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं, मेंस की बात तो करेंगे ही, प्रीलिम्स में जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से आपको एक पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक की। सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट पढ़ के जाओगे किसी टॉपिक का तो बात नहीं बनेगी। तो देखिए मोटिवेशन, कोई लोग वीडियो देख के इंस्पायर होते हैं कि हमने आज वीडियो देख लिया तो वो वीडियो का असर 1-2 घंटे या फिर 1-2 दिन रहेगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन होना चाहिए अंदर से कि आपने तैयारी शुरू क्यों की। मैं तो ये कहूंगा मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एक तो इंटरव्यू का फियर होता है बहुत लोगों में, मुझ में भी शुरुआत में था कि इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करूंगा। तो फिर यहां से ना वो एक फियर हटा इंटरव्यू का, और फिर आप मंथली उस पैटर्न के हिसाब से लिख रहे हो, मेंस के हिसाब से चल रहे हो, प्रीलिम्स दे रहे हो, तो आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है उस हिसाब से ट्यून हो जाता है। भाई कभी ना कभी आपको मेंस तो लिखना ही है, और बिना मेंस लिखे तो सिलेक्शन होगा नहीं, और बिना इंटरव्यू दिए होगा। तो उसी हिसाब से अपने आप को ट्यून कर लीजिए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो मंथली असेसमेंट प्रोग्राम आप फॉलो करिए, मुझे तो पर्सनली बहुत फायदा हुआ था। और रही बात बुक्स की, सोर्सेज की मैं बात करूं तो सोर्सेज में इंग्लिश मीडियम का कौन कौन है यहाँ? इंग्लिश मीडियम में जैसे आप जानते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पेपर है। न्यूज़पेपर जरूर एक फॉलो करिए। कोई भी मैगजीन, कोई मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकती है ना। और हिंदी मीडियम की बात करें तो जनसत्ता, जैसे आजकल तो ई पेपर भी मिल जाता है ना, तो जनसत्ता हो गया, और दैनिक जागरण का एडिटोरियल अच्छा आता है संपादकीय, तो ये सब आप जरूर रेफर करिए। पेपर को कभी आप छोड़िए नहीं कि आप सोचेंगे कि हम मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे। कितनी सारी मंथली मैगजीन आती है मार्केट में आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। पेपर के साथ मंथली मैगजीन आप पढ़िए, लेकिन पेपर को छोड़ के सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस अगर आप लोग देखे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं, मेंस की बात तो करेंगे ही, प्रीलिम्स में जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से आपको एक पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक की। सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट पढ़ के जाओगे किसी टॉपिक का तो बात नहीं बनेगी। एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में जैसे घटना हुई थी अभी इजराइल हमास वाली, तो इस पे पेपर में टॉपिक सिर्फ एक दिन नहीं आएगा, कई दिन लगातार आता रहेगा। तो आप ना कनेक्ट करते जाओगे, उस चीजों को जोड़ते चले जाओगे। कई सारे डायमेंशंस उसमें आते हैं, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, सोशल, क्या क्या उसके डायमेंशंस हैं। तो वो डायमेंशंस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहते हैं और बहुत फायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस में तो न्यूज़पेपर का बहुत फायदा है। प्रीलिम्स में मानते हैं कि थोड़े यहाँ पे यूपीपीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा और मेंस में भी मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आप बिल्कुल ना छोड़िए। और रही बात जीएस में बेसिक सोर्सेज की बात करूँ तो एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आप जरूर करिए। और आजकल तो एनसीईआरटी का लोग यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं और कहीं ना कहीं कंपाइलेशन मिल जाता है। तो कोशिश करिए कि आप बुक से ही पढ़िए, ये शॉर्टकट्स के चक्कर में ना भागिए, क्योंकि बुक रीडिंग भी होना बहुत अच्छी बात है, एक हैबिट आपकी होती है। अक्सर आजकल क्या है कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कहीं पीडीएफ मिल जाए, कहीं उसका कंपाइलेशन मिल जाए, या कहीं कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए। इन सब चीजों से बचिए। कोशिश करिए कि बुक में जो लिखा हुआ है उसको एक पहली बार एनसीईआरटी एक बार एक लाइन में पढ़ डालिए पूरी, पहले नोट बनाइए। दूसरी बार जब आप पढ़िए तब उसमें से आप देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। ध्यान रखिए एनसीईआरटी में जो बॉक्स में दिए रहती हैं चीजें, डायग्राम दिए रहते हैं, एनसीईआरटी के पीछे टेबल दी रहती है कुछ टर्म्स की, स्पेसिफिकली हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना उसमें जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डायग्राम दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है किस चीज का डायग्राम है। वो जो बॉक्स में जो भी चीज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, चाहे मैप कहीं भी दिया हो। तो एनसीईआरटी को ऐसे प्रिपेयर करिए, नोट सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग में बनाइए। उसके बाद आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की आप सब रेफर ही कर रहे होंगे, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रेफर करिए। एशियंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है वो रेफर करिए। साथ में एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी आती है, वो इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो रेफर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी। और सतीश चंद्रा मेडिवल के लिए रेफर करिए। इन्वायरमेंट के लिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं वैसे? अच्छा, हाँ तो ठीक है, सही है। क्लास में जो नोट्स दिए जा रहे हैं आपको वो तो उसको रेफर करना ही है आपको, तो वो रेफर कर लीजिए वहां से। क्योंकि इन्वायरमेंट की यार सही बताएं तो कोई अच्छी बुक है भी नहीं मार्केट में,
कि जहां से आपको एक कंसाइज वे में मिल जाए। जैसे शंकर आईएएस है, बहुत ही बल्कि बुक है, हाँ अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन बल्कि बुक है, आपको थोड़ा उसमें फिल्टर करना पड़ेगा कंटेंट को। तो क्लास में नोट्स दिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रेफर करिए। साइंस के लिए भी जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी एक साइंस के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो होता है वो पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। तो करंट आप जैसे बताया न्यूज़पेपर में हिंदू में साइंस टेक्नोलॉजी का अलग एक पार्ट पेज रहता है। अब तो इन्होंने हिंदू में एक चीज और अच्छी शुरू की है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, आपने देखा होगा हिंदू में। तो एक टॉपिक को लेते हैं, बहुत डिटेल समझाते हैं। जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही थी, उसमें इतने सारे आर्टिकल्स आए हैं पेपर में, लेकिन उसमें एक टेक्स्ट कंटेक्स्ट करके आता है हिंदू में, और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज, ये आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव देता। तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल और टेक्स्ट कंटेक्स्ट हिंदू के लिए बता रहे हैं, और एक्सप्रेस वालों के लिए एक्सप्लेन्ड, ये 3 पोर्शन आप जरूर पढ़िए। और जनसत्ता भी मुझे अच्छा लगा, जनसत्ता भी मैंने रेफर किया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंस में हिंदी भी होता है और हिंदी पे ऐसे आता है मेंस में, जैसे हरियाणा में बता रहा हूँ, तो यूपी में भी आता ही है। तो उसके लिए मैंने जनसत्ता रेफर किया था कुछ टाइम के लिए। जनसत्ता भी अच्छा मुझे लगा पर्सनली, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हिंदी में मीडियम में हैं, वो दैनिक जागरण के बारे में बताते हैं, अच्छा है, संपादकीय उसका। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए, मैं ये कहूँगा नितिन सिंघानिया थोड़ी बल्कि बुक हो जा रही है। वो पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ बुक मोटी होती जा रही है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी जो फाइन आर्ट्स की किताब है उसको आप रेफर कर सकते हैं, क्लास 11th की। नितिन सिंघानिया आपके ऊपर, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप स्किप करके सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई कर सकते हैं। एंड नितिन सिंघानिया की अच्छी बात यह है कि उसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कलरफुल बुक है, उसमें पिक्चर्स वगैरह दी है, तो थोड़ी देर तक याद रहती हैं चीजें, बस थोड़ा बल्कि पड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। और आर्ट एंड कल्चर का उतना देखिए वो नहीं है कि क्वेश्चंस उतने आएंगे ये यूपीएससी में। उसके अलावा इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इकोनॉमी मोस्टली आपकी करंट ओरिएंटेड रहती है, लेकिन बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, है ना, ये सब क्या है, इनके क्या मायने हैं, बिल्कुल डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनका क्या इफेक्ट है, क्या इंपैक्ट है, रेपो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट कम करेंगे तो क्या होगा। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखिए, इसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्लास नोट्स दिए ही होंगे सर ने, तो उस 11th-12th की एनसीईआरटी उसमें आप कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, और बाकी नोट्स आप रेफर करिए, क्लास नोट्स। और इसके अलावा हिंदी में अगर मैं बात करूं मेंस में, तो हिंदी में आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए, चाहे वो मुहावरे और जितने भी आपको मिले, सब कुछ लिख डालिए, इंक्लूडिंग आरओ के भी, जितने भी आपको आरओ मेंस में आपके मुहावरे वगैरह सब रहते हैं, व्याकरण वाला भाग, उस पोर्शन को भी अच्छे से करिए, क्योंकि यूपी आयोग एक ही है, पेपर 2 है, तो कहीं से क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। और जो ये गलती मैंने की थी, तो इस गलती आप लोग ना करिए कि हिंदी या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसको इग्नोर मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरी इकोनॉमी वीक है तो इकोनॉमी छोड़ देते हैं, बाकी सब्जेक्ट हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में आपको कौन सा सरप्राइज मिल जाए, हो सकता है हिस्ट्री इतनी टफ आ जाए कि आपसे वो हैंडल ना हो। तो कोई भी पोर्शन वीक नहीं होना चाहिए। आप इकोनॉमी अगर आपकी वीक है तो उसको एवरेज तक ले आइए, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। बाकी मेंस के लिए मैंने बताया आपको आंसर राइटिंग करिए, और मंथली असेसमेंट प्रोग्राम जो आकार आईएएस का है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे पर्सनली इससे बहुत फायदा हुआ था। और इसलिए ऐसे कोई प्रोग्राम, मैं खुद ऐसे प्रोग्राम को सर्च कर रहा था, फिर बाद में पता चला यही शुरू हो रहा है, तो फिर मेरे लिए बहुत एक मॉरल बूस्टर भी था, कॉन्फिडेंस बूस्टर था, क्योंकि उस टाइम मेरा डिसिप्लिन भी चला गया था और काफी चीजें थी। तो एक कहते ना कि एक मिरेकल की तरह मेरे आया मंथली असेसमेंट प्रोग्राम, उस टाइम लक्ष्य नाम था उसका प्रोग्राम का। तो उस चीज को रेफर करिए, और आंसर कॉपी अपनी इवेल्युएट जरूर करवाइए, क्योंकि जब तक आप इवेल्युएट नहीं करवाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज जो होती है, ऑप्शनल तो हालांकि खत्म। यूपीएससी कौन कौन दे रहा है आपकी, जैसे तो यूपीएससी में तो अब तो ऑप्शनल भी, आपका ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी देते रहिए जहां भी आपने ज्वाइन किया हो। बाकी मेंस में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर कंप्लीट हो और कॉपी आपकी पूरी भरी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों मैटर करेगा। आपने कैसे आंसर लिखे मैटर करता है, आपने पेजेस पूरे भरे हैं, पूरी कॉपी में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्टेड है प्रॉपर, उसका बहुत वट है। और 15 क्वेश्चन, जैसे एक आदमी है, एक लड़का, उसने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत अच्छे आंसर लिखे, लेकिन एक लड़का है जिसने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उसने एवरेज आंसर लिखे। तो 20 क्वेश्चन वाले को फायदा होगा, 15 वाले को थोड़ा नुकसान होगा। तो पेपर पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि 3 घंटा बैठकर पेपर लिखिए,
जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा मेरा कितना पेपर छूट रहा है, मुझे कौन से पॉइंट आंसर में डालने चाहिए। भाई इररिलेवेंट आंसर आप नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि क्या इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह था, ये पूछा जाता कई जगह। तो इसमें आपको रेलेवेंट पॉइंट देना होगा, मतलब उत्तर जो प्रश्न पूछ रहा है उसी हिसाब से आपको उत्तर लिखना होगा। आप कुछ भी अगर लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलता है। फिर कॉपी भरनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी भर दो, रेलेवेंट पॉइंट लिखो। और हो सके तो थोड़ा आप डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू बना दीजिए, तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है काफी। क्योंकि देखिए एग्जामिनर क्या है कि वो कॉपी चेक कर रहा है कई लोगों की, सिर्फ आपकी तो कर नहीं रहा है, वो दिन भर में कई कॉपी चेक करेगा। जब उसको ऐसा कुछ दिखेगा कि आपने मैप बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, कुछ पॉइंट्स में बातें लिख दी, तो वो उसके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। जितनी उसको आसानी होगी कॉपी चेक करने में, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। जितना उसको आप डिफिकल्ट बनाओगे, उसको मान लीजिए आपने इतनी गंदी राइटिंग में लिखा है कि वो समझ नहीं पा रहा क्या लिखा है, तो काट देगा। वो जहमत नहीं उठाएगा कि क्या लिखा है, अच्छा लो देखें क्या लिखा है, कुछ नहीं, वो सीधे काट देगा। साफ सुथरा प्रेजेंटेबल फॉर्म में, है ना, एक अच्छा लगे देखने में। जैसे आपको भी मैं कोई कॉपी दूं तो आप भी उस लड़के या लड़की को नंबर ज्यादा दोगे जिसकी एक हैंडराइटिंग अच्छी हो, साफ सुथरा बढ़िया लिखा हो, रेदर देन उसकी जिसकी राइटिंग खराब हो। आप भी कहोगे इसकी कॉपी चेक नहीं करनी। तो वैसे ही आप भी एग्जामिनर के उसमें रख के अपने आप को देखिए, तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में फ्लो चार्ट डायग्राम अगर पॉसिबल हो तो बना के रखिए और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए आंसर, पेपर कंप्लीट करिए। और उसके लिए सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग प्री की तैयारी करते रह जाते हैं। अभी प्री आ रहा है तो प्री की ही, अभी तो चलिए प्री का टाइम अब कम है, मार्च में आपका शायद होने वाला है यूपी वाला, तो अभी भी 1-2 महीने टाइम है, आप आंसर राइटिंग करते रहिए जितना हो सकता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, प्री के बाद मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ आपको प्री मेंस अलग अलग देख के नहीं रखना है। प्री और मेंस कॉम्प्रिहेंसिव है, एक साथ है। और जो मेंस की प्रिपरेशन करता है उसको प्री में नो डाउट फायदा होता है। ये मैंने बहुत लोग को देखा है। मेरा एक फ्रेंड है, मेंस उसने मेंस की तैयारी की और मेंस में की तैयारी, जब प्री का उसने अपने मार्क्स मुझे बताए थे, वो अराउंड 150-152 ऐसे ही मार्क्स थे प्री में। जहां पर प्री में कई लोगों का प्री नहीं निकल पा रहा, वहां पे 150-152 पा रहा है। तो कैसे पा रहा है? तैयारी आपको कॉम्प्रिहेंसिव रखना है, अलग अलग करके मत चलिए। प्री अलग करेंगे, मेंस अलग करेंगे, साथ लेके चलिए। जब प्री आपका आने लगे तो आप प्री पे पूरा फोकस हो जाइए। जैसे 3 महीने बाकी हैं, लास्ट के 3-4 महीने, तो आप प्री पे फोकस हो जाइए। पीवाईक्यूज को अपने साथ रखिए। पीवाईक्यूज के अलावा सबसे बड़ा साथी आपका कोई नहीं है, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू में तो चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन इंटरव्यू की अगर बात करूं तो उसमें अपने हॉबीज वगैरह पे ध्यान रखिए। अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, बहुत लोग का ग्रेजुएशन अलग होता है और मेरे टाइम तो ऑप्शनल था हिस्ट्री का, तो उससे पूछते हैं क्वेश्चन कि आपका ग्रेजुएशन अलग है और ऑप्शनल अलग है। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे अपना अच्छे से कमांड रखिए। बाकी करंट अफेयर्स, जब भी आपका इंटरव्यू हो उससे पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट इशू रहे हो, नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी स्पेसिफिक, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। और ये तो एक प्रिपरेशन की बात होगी। और एक और चीज जो काफी लोग पूछते हैं, मोटिवेशन वाली बात। कई बार डिमोटिवेट होते हैं, हम भी डिमोटिवेट कई बार हुए। तो इसमें देखिए, आप बस ये ध्यान रखिए कि आपने जब तैयारी शुरू की थी, बस उसी चीज को ध्यान रखिएगा कि आपने तैयारी क्यों शुरू की थी। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो आप हमेशा दिमाग में लाइए कि आपने तैयारी शुरू क्यों की। और पेरेंट्स बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं इस प्रिपरेशन में, और उनसे बड़ा सपोर्ट कोई नहीं होता। पेरेंट्स हो गए, आपके जो ब्रदर सिस्टर होंगे, काफी सपोर्ट। जैसे मेरे केस में मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर है मेरी, तो बहुत सपोर्ट इन्होंने मुझे किया। मैं जब भी परेशान होता था तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था या फिर अपनी सिस्टर से बात कर लेता था, तो बहुत रिलैक्स मिलता है। कभी कभी आपको कुछ चीजें शेयर करनी पड़ती हैं, जब आप अंदर रखते हो, अपने अंदर रखते हो, तो चीजें बढ़ती जाती है। तो इट्स बेटर कि आप किसी से शेयर कर दो। हो सकता है कि आपका कोई आपके केस में कोई फ्रेंड हो जिससे आप चीजें शेयर करो, तो कोई आपके साथ होना चाहिए जिससे आप चीजों को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और यही सब चीजें हैं। मोटिवेशन अपना देखिए, मोटिवेशन, कोई लोग वीडियो देख के इंस्पायर होते हैं कि हमने आज वीडियो देख लिया तो वो वीडियो का असर 1-2 घंटे या फिर 1-2 दिन रहेगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मोटिवेशन इनर मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर से, कि आपने तैयारी शुरू क्यों की। जब आप अपने आप से ये पूछेंगे कि मैंने तैयारी शुरू क्यों की, तो जब आप डिमोटिवेट होगे तो आपको वो चीज याद आएगी, तो आप कंटिन्यू करोगे। अब आपने कोई वीडियो देख लिया, किसी की एंट्री हो रही है, कोई आईएएस एंट्री कर रहा है या फिर एसडीएम है, 2-4 घंटा लगेगा, अरे यार मैं पढ़ूंगा आज ही, लग रहा सब खत्म कर देंगे, लेकिन वो 2-4 दिन रहेगा, वो टिकता नहीं। फिर मोटिवेशन इसलिए अंदर होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए, है ना।
तो ये चीज़ है। बाकी मेरी हॉबी में थोड़ा मैं ये था कि मैं रिलीजियस हूँ, तो मैं इंडियन फिलॉसफी जैसे उपनिषद भगवत गीता में पढ़ता रहता था, तो वहाँ से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला। तो और मेरे मदर फादर भी मेरे इंस्पिरेशन है। मेरे फादर भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में है, फाइनेंस ऑडिट ऑफिसर हैं यूपी गवर्नमेंट में, तो उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो यही कहूँगा कि थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ आप अपने हॉबी भी रखिए। जैसे आप कभी ये नहीं हो सकता कि आप पूरे दिन पढ़ते ही रहोगे, कोई ना कोई हॉबी, जैसे आपकी स्पोर्ट्स हो, प्लेइंग हो, कुछ भी हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आजकल एक जो बिंज वॉचिंग वाला चला है ना, ओटीटी, क्योंकि मोबाइल में सबके नेटफ्लिक्स आ गया है और अमेजोन। देखिए, मैं भी बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी भी मोबाइल में मूवी नहीं देखता, कभी भी नहीं। और मैंने ये जो वेब सीरीज है, कौन सी, संदीप भैया वगैरह, टीवीएफ एस्पिरेंट है ना, कई लोगों ने मुझसे कहा यार रजत तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें देखनी चाहिए। मैंने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि मैं जानता था कि एक बार मैंने देखी तो मुझे उसकी आदत पड़ जाएगी। आदत किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैं मूवी देखता था थिएटर में जाके, सीधे फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फर्स्ट वीक में शो में मूवी देख ही लेता था, चाहे जवान हो चाहे कोई हो, सब मूवी देखी मैंने। लेकिन मोबाइल में नहीं देखता था, क्योंकि मोबाइल बहुत ही ऐसी चीज है ना कि आप आराम से निकाल के कभी भी देखने लग जाओगे। अब थिएटर जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप घर से निकलोगे फिर जाओगे, तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन जब मोबाइल आपके हाथ में, कभी भी कहीं बैठे आपने शुरू कर दी पिक्चर देखना, तो मोबाइल का आप एक अच्छे वे में यूज करिए, है ना। आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो गए, पीआईबी हो गया, कितने सारे आजकल तो ई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज करिए, वहां से चीजों को पढ़िए। तो इसलिए पॉजिटिव उसका यूज करिए। और बाकी मैंने जैसे बताया कि भगवत गीता और उपनिषद में पढ़ता रहता था, ये मेरी हॉबी बेसिकली थी। जब मैं परेशान होता था तो वहां से मुझे बहुत हेल्प और इंस्पिरेशन मिली। तो यही मेरी तरफ से है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। पीवाईक्यूज यार, जितना भी, जैसे कि अभी यूथ कंपटीशन की एक बुक आई है, आपने शायद देखा होगा, वो काफी मोटी भी है, तो उसमें 1991 से शायद है आपके। तो पीवाईक्यूज जितना मेरा तो है कि 1991 से हालांकि बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रहता क्वेश्चंस का, लेकिन अगर आप वो बुक नहीं ले पा रहे हो तो 2011 से, एटलीस्ट 2011 से लेके 2023 तक कम से कम उतने तो लगाइए आप, पोस्ट 2011। क्योंकि उससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े उनका लेवल जो था उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन 2011 के बाद से धीरे धीरे लेवल ऊपर हुआ है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 1991 से ही लगाइए, अगर टाइम नहीं है तो 2011 से। डेली देखिए, पहले तो आप यही करिए कि आंसर राइटिंग के लिए आप अपना यूपीपीसीएस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, पेपर 1, 2, 3, 4 जीएस, उन सब क्वेश्चन को लिखिए और उसको इवैल्यूएट करवाइए। यहाँ पे सर है, उनसे इवैल्यूएट करवाइए, कहीं से भी इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। और पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू अलग कॉपी बना लीजिए, जीएस1 जिसमें यूपीएससी यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, जीएस2 का भी, और 3, 4 ऐसे ही बनाइए। जब ये सब हो जाए तब आप कोई भी मार्केट से टेस्ट सीरीज लीजिए और फिर अटेम्प्ट करिए। सोल्यूशन उसका जरूर देखिए। और सोल्यूशन में क्या होता है अक्सर कि कई सारे डेटा फैक्ट्स होते हैं जो आपको अपने आंसर लिखने में काम आएंगे, उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग जरूर करिएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब मैंने 2 इंटरव्यू दिया यूपीपीसीएस के, और तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आंसर राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर था। शुरुआत में जब मैंने भी तैयारी शुरू की ना, तो मैं भी बचता था आंसर राइटिंग से। क्या होता है कि शुरुआत में आंसर जब भी आप लिखोगे, पहला आंसर वो हमेशा खराब आंसर होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने एक टेस्ट दिया था हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट था, उसमें मेरे 200 में 23 मार्क्स आए थे। फर्स्ट टेस्ट मेरा प्रिपरेशन का पहला टेस्ट था वो 2018 में, और मैं डर गया, मैंने कहा अब नहीं दूंगा टेस्ट में। तो ये गलत चीज है। आप जब टेस्ट दोगे, और वही मैंने जब टेस्ट दिए यहाँ पर बढ़ते बढ़ते, फिर जब मैंने यहाँ टेस्ट दिए तो मेरे शायद हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए आप। अगर आप डर के वहीं छोड़ दोगे तो दिक्कत है भाई। अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए आपको मेंस और इंटरव्यू से तो गुजरना ही है। उससे आप कैसे बच सकते हो? तो जब उससे आपको गुजरना ही है तो उसकी प्रैक्टिस क्यों ना अच्छे से हम लोग करें। जितना अच्छे से आप अभी करेंगे उतनी आपको आसानी होगी मेंस में, उतनी आपको आसानी होगी इंटरव्यू में, और बहुत फायदा होता है। इंटरव्यू में यूपीपीसीएस का देने गया था, मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था और मैं बिल्कुल डरा नहीं। बहुत लोग होते हैं, कहीं किसी का हैंड्स लेग शेक करने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था।
क्योंकि यहाँ पर ही आपका जो प्रोग्राम है जैसे मंथली असेसमेंट वाला, वो इतनी बार आपका इंटरव्यू होगा ना, तो आप फिर आपको लगेगा कि नॉर्मल इंटरव्यू है। यूपी पीसीएस का भी इंटरव्यू है, फिर कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे आपको लगेगा अरे ये तो मैं देता ही था, तो कोई टेंशन नहीं रहती। तो इसलिए डरिए मत, नंबर भले ही कम आए, आप अगली बार में इंप्रूव करिए। हम कह रहे हैं 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा तो ना, आप उन लोगों से आगे हो जिन्होंने आंसर नहीं लिखा। यू एटलीस्ट आपके अंदर वो करेज थी, वो हिम्मत थी कि आपने आंसर लिखा, और रहता देन उनसे जिन्होंने आंसर भी नहीं लिखा। भले ही आपके 2-3 नंबर आए, कोई बात नहीं। पहला आंसर, पहले टेस्ट हमेशा, 2-3 टेस्ट, 4-5 टेस्ट हमेशा खराब होते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हो। मैंने खुद किया, तो इस वजह से कह रहा हूं कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करिए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, और कोई? यूपी में देखो जो करंट है वो आप 1 साल का पढ़ के जाओ, है ना, और लेकिन पिछले जो 8 महीने का या 6 महीने का करंट होता है प्री से पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 8-6 महीने का जो भी यूपी का आपको एग्जाम है मार्च में, तो उसलिए पीछे 8 महीने का करंट अफेयर्स पे ज्यादा जोर दीजिएगा। और जो भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो, जैसे G20 हुआ और आपका या भी एशियन गेम्स हुए, तो जो भी चीजें होंगी इन सब पे बहुत फोकस दीजिए। और कोई मान लीजिए यूपी सरकार ने भी कोई बहुत बड़ा स्कीम चलाई या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम आई, तो उन पे ध्यान दीजिए। और गवर्नमेंट स्कीम्स आप एक काम करिएगा, गवर्नमेंट स्कीम कभी कभी क्या होता है, ये पुरानी पूछ लेते हैं, वो मैचिंग करवा देते हैं ईयर की। तो गवर्नमेंट स्कीम आप किसी भी, मटेरियल बहुत सारा है मार्केट में, कहीं से भी ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम का कंपाइलेशन आता है, आप उसको पढ़ डालिए, है ना। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट स्कीम हो, फ्लैगशिप स्कीम, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, उसको कंप्लीट कर डालिए। ठीक है, और कुछ? प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए घटना चक्र आप लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफी, जैसे मैंने आपको बताया घटना चक्र भी लगाना है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, उसके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए और समझिए। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स आप पिछले 8-6 महीने का करिए जितना हो सकता है। और तीसरा है कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट से आप लीजिए, यहाँ के आप आकार में पढ़े तो आकार से टेस्ट लीजिए, मैंने भी आकार का ही ली थी टेस्ट सीरीज, तो आकार की टेस्ट सीरीज जैसे आपने ले ली, आप उसको सॉल्व करिए चीजों को, और रिवीजन फिर करिए। कोई ज्यादा आप देखिए, जैसे अब एग्जाम, जैसे आप अगर आप दिसंबर जनवरी में तैयारी शुरू करते हो और आपका एग्जाम अगर मार्च में, तब आपके पास टाइम नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, और अगर हो सके तो लक्ष्मीकांत और जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें से सेलेक्टिव चीजों को पढ़िए, अगर आप देर में शुरू कर रहे हैं तो। और मुझे भरोसा है कि अब तक आप लोगों ने कर ही लिया होगा कुछ तैयारी, क्योंकि अब तो काफी टाइम से आप लोग कर रहे हैं। तो आप पीवाईक्यूज में घटना चक्र पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, घटना चक्र पे फोकस करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, टेस्ट सीरीज आके दीजिए यहाँ पर, जब तक आप यहाँ आके नहीं दोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा फिर। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोग जब रूम पे बैठ के लगाते हैं ना, तो कई आपको गलतियां पता नहीं चलती। जैसे कभी आप यहाँ बैठोगे तो आपको थोड़े लोग आए हुए हैं, उनके बीच एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो एग्जाम वाला माहौल बनता है। आप कभी कई बार बबलिंग गलत कर दोगे, ऑप्शन होगा ए, आप भर दोगे बी, ये सब गलतियों को मिनिमाइज करिए। और अगर आप रूम पे भी देना चाहते हो तो रूम पर भी अगर आप दो तो ओएमआर शीट आती है, मार्केट में मिलती है, ओएमआर शीट लीजिए और साथ में भरते चलिए। वो पेपर पर टिक मत करिए, जैसे क्वेश्चन हमने देखा ए है, ये करने बबल करिए साथ में। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे देखिए उतना फायदा, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। ठीक है, और कुछ सुनिए फिर? ठीक है फिर, थैंक यू।